हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे और लगातार अपना जो बेस्ट है वो देने का प्रयास कर रहे होंगे। क्योंकि जो प्रैक्टिस सेट है उनमें जो प्रश्न हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशान करते हैं और जब तक आपकी तैयारी बढ़िया ना हो तब तक तो आप लोग उसमें उलझ ही जाते हैं कि इसका ऑप्शन ए हो या बी हो, सी हो या डी हो। इसमें से आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लग रहा है सही है, वो लग रहा है सही है, तो इसमें कंफ्यूज होना जाहिर सी बात है। और मैं आप लोगों को एक नई जानकारी दे दूं कि भाई बीएड कॉलेज वालों के लिए तो बल्ले बल्ले हो गई है। क्योंकि जितनी भी भर्तियां हैं, जीआईसी हो या जीजीआईसी हो, प्रवक्ता हो, एलटी ग्रेड हो या फिर कोई भी भर्ती हो, सब में टीजीटी पीजीटी कोई भी भर्ती हो, सब में बीएड अनिवार्यता की बात सामने आ रही है। सामने आने की क्या बात है भाई, लेटर जारी हो गया है, मतलब जीओ जारी हो चुका है शासन से, या फिर जो आप कहते हैं कि भाई आदेश जारी हो चुका है। तो आदेश जारी हो चुका है तो आप लोग अब ये जो कहते थे कि बीएड करना बेकार हो गया है, बीएड करना ये हो गया है, बीएड करना वो हो गया है, तो अब भर्ती तो ऐसे अभी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन आगे जो भर्ती आएगी उसके लिए आपको बीएड अनिवार्य हो जाएगा। तो बीएड अनिवार्य का मतलब ये नहीं है कि भाई बीएड कोई लोग एक 6 महीने में कर लेंगे या 2 महीने में कर लेंगे, 5 महीने में कर लेंगे, हलवा थोड़ी है। बीएड कितना भी है तो आप जानते हैं कि अगर एमए यानी कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन से करना चाहते हैं तो 1 साल हो जाएगा, अब की वाला जो हो रहा है 1 साल का हो जाएगा। या फिर आप 4 साल का बीएड किए हों, अभी 4 साल का बीएड भी नहीं आया, 3 ही साल का बीएड बीए चल रहा है आप लोगों का, यानी कि ये ग्रेजुएशन चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने 2 साल का बीएड तो अभी करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को। तो ये सारी चीजें जो है जानकारी, आपको पूरी जानकारी अगर चाहिए तो आप के लिए एक वीडियो मैं अभी कुछ टाइम बाद बना दूंगा, बढ़िया से पूरी इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगी, उसमें इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाएगी आपको। तो चलिए, जो पिछले वीडियो थे उसमें से हम लोगों का कुछ प्रश्न छूट गया था, अब उसके पहले का जो पीडीएफ था उसमें से कुछ प्रश्न छूटा था क्योंकि क्लासेस बहुत लंबी हो जा रही थी। तो दोनों वीडियो का जो जो प्रश्न छूटा है उन प्रश्नों को आज हल करते हैं। उन प्रश्नों को हल करके फिर उसके बाद नया वीडियो लेके आते हैं, नया पीडीएफ लेके आते हैं, नए प्रश्नों की श्रृंखला लेके आते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा मत समझिएगा कि ये जो प्रश्न है वो आए नहीं है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पेपर में यूपीएसआई हो, यूपीपीए हो, या फिर आपके जेल वार्डन हो, या फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी हो, या फिर रेलवे का कोई एग्जाम हो, रेलवे संबंधित कोई एग्जाम हो, उसमें आया हुआ प्रश्न है। अगर आप इनसे कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं बरगला रहा हूं या बहका रहा हूं तो फिर आप अपने रास्ते से भटक जाएंगे। मैं कितनी बार कहता हूं कि मैं झूठ नहीं बोलता और मैं जो भी चीजें आपके लिए लाता हूं वो 100% श्योर होती हैं। देखिए, मैं इस पर भी कह चुका था कि भाई बीएड आप कर लीजिए, बीएड आपको अनिवार्यता के रूप में देखने को मिल सकता है आगे, और सही बात है कि बीएड अनिवार्यता के रूप में आ गई है, जीओ जारी हो चुका है। चलिए, तो आज की जो क्लास है पहले उस क्लास को देखते हैं। पहला जो हम लोगों का था इसमें से प्रश्न छूटा था, तो पहले कल वाले का देख लें कि आज वाला, चलो जो भी खुल गया उसी को देख लेते हैं। तो इसमें जो प्रश्न थे आपके वो प्रश्न देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो प्रश्न बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो ये था आपका प्रश्न कहाँ तक, दबाव, दबाव का एसआई मात्रक 14, हाँ ये दोनों था ना, यहाँ से मैंने इसको हल कर दिया था, उसके बाद यहाँ से बताना था। ये देखिए, ये क्या था, ये दबाव था और ये दाब है, ये दबाव था, ये दाब है। चलिए, दाब यानी कि प्रेशर, जो प्रेशर होता है उसका एसआई मात्रक इसने पूछ रखा है। तो अब इसमें आपको एसआई मात्रक बताना था, तो बताइए जरा, तो इसमें एसआई मात्रक क्या है इसका, ठीक है। चलिए, मात्रक क्या है इसका, एसआई मात्रक क्या है बताना है, आप बताइए। तब तक मैं अपना पेन वेन ले लूँ भाई, जिससे मुझे लिखना है, जिससे आपको समझने में आसानी होती है, वो सारी चीज़ें मैं अपना सेट कर लेता हूँ। चलिए, तब तक आप अपना बताते रहिए, और आपके लिए जो भी जानकारियाँ होती हैं मैं 100% जब तक श्योर नहीं होता हूँ तब तक आपके सामने बोलता ही नहीं, ये मेरी खुद की बात है। चलिए, तो ये हो गया दाब। चलिए, दाब का बताइए, तो दाब का क्या होता है, दाब का मात्रक क्या होगा इसमें से, न्यूटन तो बल का होता है ना, जब न्यूटन बल का होता है तो आप समझ जाइए कि न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसमें है ये नहीं है, ये सब के सब किसी ना किसी के नहीं है। ये न्यूटन तो ये बल का हो गया भाई मात्रक। चलिए, तो बचा क्या, पास्कल बचा है, ये पास्कल हो गया।
बहुत आसान आसान से प्रश्न थे जो कि छूट गए थे आपके, मतलब समय की वजह से, समय को मद्देनजर ये छूट गए थे। तो चलिए अब बताते हैं आपको, तो आप बताते रहिए। ये वाला प्रश्न बताइए, पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है? अब ये तो वही हाल हो गया, देख रहे हो ना विनोद, देख रहे हो ना विनोद, अंग्रेजी बोल बोल कर, अंग्रेजी ऑप्शन में रख रख कर कैसे घुमाया जा रहा है हमको। यही चीज मैंने आपको हिंदी में बताया था, जो कि एक बार आया हुआ है। अब वही चीज यहाँ ऑप्शन में इंग्लिश में दे दिया है, बस और कुछ नहीं है। इंग्लिश में लिख दिया है तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग नहीं बता पाएंगे? वही वाला हाल हो गया है। देख रहे हो ना विनोद, आओ देखते हैं भैया। तो क्या लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स कह देने से क्या हम लोग बदल जाएंगे? लाइट ईयर्स का मतलब होता है प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है मेरे भाई? तो ये होता है प्रकाश वर्ष। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है खगोलीय यूनिट, खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, ठीक। केल्विन, केल्विन तो भाई वही नाम है जो आपकी 7 मूल राशियां हैं उसमें से है ये। जूल ये भी मूल राशि है, जानते ही हैं, ऊष्मा है, ठीक है। तो इन दोनों को छोड़ देते हैं, ये दोनों आप लोग जानते हैं। मैं इसको 50-50 कर दे रहा हूं, इसको हटा दूं, इसको हटा दूं, ये दोनों हट गए। अब इन दोनों में से आपको बताना है। मैंने आपको दोनों चीजें बहुत बढ़िया से बेहतरीन तरीके से बताया था, याद होगा आपको। मैंने आपको वहां पे पार्सेक भी बताया था, मैंने आपको वहां पे प्रकाश वर्ष भी बताया था। एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है मैंने ये भी बताया था, कितने मीटर होता है माफ कीजिएगा, वो भी बताया था मैंने आपको। अब पूछा क्या है इसमें कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अरे भाई ये तो दूरी बताता है ना, प्रकाश वर्ष सिर्फ क्या बताता है? दूरी बताता है, लेकिन इसने इकाई पूछा है। क्या पूछा है? इकाई पूछा है। तो इकाई और दूरी में अंतर है ना। ये प्रकाश वर्ष जो होता है ये दूरी बताता है, ना कि दूरी की इकाई बताता है। ये दूरी बताता है कि एक प्रकाश वर्ष इतनी दूरी होती है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? इतनी दूरी होती है। लेकिन इसने क्या पूछा है? लंबाई की यूनिट क्या होती है? तो उसे कहा जाता है खगोलीय इकाई कहा जाता है। यूनिट, यूनिट मतलब इकाई। तो भाई अंग्रेजी लिख देने से, हम हिंदी मीडियम के छात्र हैं और अंग्रेजी मीडियम वालों को भी हिंदी सिखाने का दम रखते हैं, तो आप अंग्रेजी लिखकर हम लोगों को बरगला नहीं सकते भाई। तो ये क्या हो गया? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये आप पीछे प्रश्न देखेंगे, जो मेरे पीछे प्रश्न है, तो खगोलीय दूरी के बारे में मैंने बहुत अच्छे से समझाया था और प्रकाश वर्ष के भी बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि जो तारों और सूर्य के बीच की दूरी होती है, उनको अगर हमें लिखना हुआ तो लिखते हैं प्रकाश वर्ष के से मापते हैं उसे, कि इतने प्रकाश वर्ष की दूरी है, ठीक है। तो इतने प्रकाश वर्ष की दूरी वो ठीक है, हमें यूनिट उसकी दिखाई देनी चाहिए कि क्या यूनिट उसको दर्शाने के लिए होती है। इकाई क्या होती है? तो खगोलीय इकाई होती है, ठीक है। चलिए, तो खगोलीय इकाई को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको एआई कहते हैं, एयू कहते हैं ना, एयू कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको एयू कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो एयू या फिर खगोलीय इकाई या फिर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कहीं भी आपको देखने को मिले आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वही पूछ रहा है कि जो ग्रह और उपग्रह या फिर सैटेलाइट आपके हैं, जो तारे आपके हैं, उनकी दूरी जो नापी जाती है, उनकी इकाई अगर कोई पूछे, एयू बताइए या खगोलीय इकाई बताइए या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताइए, या फिर आपसे दूरी पूछ रहा है कि कितनी दूरी को मापने के लिए जो मापक पैमाना है, मापन पैमाना है जिससे मापा जाता है, मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका? प्रकाश वर्ष का। दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है और उसकी यूनिट बतानी हो तो खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया होगा। और ये तो भाई मूल राशियां है ना, मूल राशियों की यूनिट है, ये मूल राशियों की इकाई है। अब समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा सा हल्का सा बता दूंगा कि दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाए, दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग, और दूरी की इकाई को दिखाने के लिए कितनी इकाई है, उस इकाई को दिखाने के लिए, यूनिट को दिखाने के लिए खगोलीय इकाई का प्रयोग किया जाता है।
इतना जानते रहिए। और यूनिट में बता दूंगा कि किसका कितना होता है, पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है, आप देखना चाहेंगे तो उसे देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले पूर्वांचल कैरियर क्लासेस नाम से चैनल को सर्च कीजिए और YouTube पर उसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। कमेंट और लाइक करते रहिए, क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो ये सारी चीजों में से अब आपको इसमें से क्या जानना है, ये जब तक आप कमेंट करके नहीं बताएंगे मैं कैसे बता सकता हूँ। वैसे तो मैं सारी चीजें बता देता हूँ। चलिए आइए आगे चलता हूँ। ये रहा बल यानी कि फोर्स की कितनी बार आता है। अब सोचिए इतनी बार आता है कि जब बार बार ये आता है, बार बार हमको बताना पड़ता है, बार बार आता है, बार बार बताना पड़ता है। बल, बल यानी कि फोर्स, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है भाई, एसआई यूनिट पूछ रहा है। अब इसको मैं बता दूं, चलिए बता दे रहा हूं, न्यूटन, न्यूटन या फिर आप क्या कहेंगे किलोग्राम मीटर, ओ ये नहीं रहेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नहीं रहेगा। देखिएगा ये कर देंगे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि पर हो गया, बस इस तरह से रहेगा। चलिए अगले पर चलते हैं। द्रव या गैस में निलंबित छोटे कणों की टेढ़ी मेढ़ी यानी कि जिग जैग गतिविधि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, क्या कहा जाता है, यही पूछा गया है कि ये जो जिग जैग यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस गति को क्या कहा जाता है। पहले तो जिग जैग मोशन कहा जाता है, जिग जैग मोशन कहा जाता है। ये भी जानते रहिए कि अगर इसने दे दिया कभी तो पहले ये भी जानते रहिए कि इसे जिग जैग मोशन क्या होता है, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जिग जैग मोशन का मतलब यही होता है भाई कि जो कणों या द्रवों की, जानते हैं ना कि एक मैं पात्र बना दे रहा हूं, देखिए समझा दे रहा हूं आपको बढ़िया से, क्योंकि प्रश्न कम है आज तो समझा दे रहा हूं बढ़िया से। ये देखिए ये एक हमारा बीकर है, बीकर है, गिलास है, जो भी आप समझिए। तो ये है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर क्या है भाई, इसके अंदर ये मान लीजिए कि पानी या कोई द्रव है या गैस है, जो भी आप समझना चाहें समझ सकते हैं, ठीक है। बढ़िया से बना के समझा दे रहा हूं, आपको दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इनकी जिग जैग की मोशन क्या होती है। आप अगर इसमें कोई हल्का सा पदार्थ इसमें अगर आप डालते हैं, कोई हल्का सा पदार्थ डालते हैं तो आप उसे डालेंगे यहाँ पर, आप उसे रखेंगे यहाँ पर, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पहुंच गया, फिर कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये यहाँ पहुंच गया, फिर कुछ समय बाद आप इसे देखेंगे तो ये यहाँ पहुंच जाता है, कुछ समय बाद आप देखेंगे यही जो कण है आपका वो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये क्यों पहुंचता है, ग्लास में पानी आप हिला तो रहे नहीं है, जब हिला नहीं रहे हैं तो वो अपने आप कैसे हिल रहा है। तो इसमें आप जानते हैं क्या होता है कि जो कण होते हैं, जो गैस या द्रव के जो कण होते हैं, वो आपस में वो क्या करते रहते हैं, वो हिलते डुलते रहते हैं। वो क्या करते रहते हैं मेरे दोस्त, तो वो हिलते डुलते रहते हैं, ठीक है, वो हिलते डुलते रहते हैं। और जब हिलते हैं तो वो जरूरी नहीं कि एक दिशा में हिले, वो यहाँ हिल सकता है, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर वापस यहीं आ सकता है, फिर वापस यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। ऐसे ये टेढ़ी मेढ़ी ये जो रेखा बनाता है, इसी को जिग जैग मोशन कहते हैं। यानी कि द्रवों के कणों के बीच या गैसों के कणों के बीच जो गति होती है उसे हम लोग जिग जैग मोशन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं भाई, उसे हम लोग जिग जैग मोशन कहते हैं। तो ये जब यहाँ से ऐसे ऐसे हिलता है तो ये हिलता है तो उसके ऊपर के कण भी हिलेंगे, उसके ऊपर के कण हिलेंगे। तो यहाँ पे जो पदार्थ आपने रखा है, जो हल्की सी पदार्थ आपने रखा, पत्ता रखा है या फिर भूसे का, घास का एक तिनका रखा हुआ है, तो वो हिलता हुलता यहाँ पहुंच जाता है। आप वही समझ लीजिए कि ये जब कण हिलते हैं, दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों आपस में टकराएंगे तो ये दोनों अलग दिशा में भागेंगे। जब दोनों अलग दिशा में भागेंगे तो फिर जाके दूसरे वाले कण से टकराएंगे, वहां से टकराएंगे, फिर हो सकता है वापस आके टकरा जाएं, फिर उसके बाद दूसरी दिशा में भाग के जाएंगे। तो मतलब इसकी कोई दिशा निश्चित हो रही है। तो ये वाला कण यहाँ आके टकरा गया, ये यहाँ आके टकरा गया, ये यहाँ आके टकरा गया, दूसरा यहाँ आके टकरा गया, ऐसे ऐसे ये टकराते रहते हैं। और यही जो टेढ़ी मेढ़ी कणों की गति है, इसी को हम लोग जिग जैग मोशन कहते हैं। और इस जिग जैग मोशन को बताने वाले
वाले जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन महोदय थे? तो रॉबर्ट ब्राउन नाम के थे। तो इन्हीं के नाम से इन्होंने ही बताया, इसीलिए इस गति का नाम ब्राउनी गति रखा गया। इस गति का नाम क्या रखा गया मेरे दोस्त? तो इस गति का नाम ब्राउनी गति के नाम पर रखा गया। इन्हीं के नाम पर ब्राउनी गति इसको रखा गया। देखिए ऑप्शन में कहीं होगा कि ब्राउनी गति कहाँ है? ब्राउनी मोशन, ब्राउनीज मोशन। क्या नाम है? ब्राउनीज। इस तरह से नहीं रहेगा ब्राउनी, इसे हटाइएगा थोड़ा। अब देखिए नाम तो शुद्ध नहीं हो सकता है मुझसे भी गलत हो, मैं भी गलत लिख दूं, कोई दिक्कत नहीं। ब्राउनीज मोशन इसे कहते हैं, ठीक है। इसे ब्राउनीज मोशन कहिए या जिग जैग मोशन कहिए, दोनों इन्हीं की करतूत है। इन्हीं ने इसकी परिकल्पना दी थी, इन्हीं ने इसकी परिकल्पना दी थी। देखिए ब्राउनी गति, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। आप देखेंगे तो ये देखिए ऑप्शन इसमें है, ठीक है। विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है? अब विसरण क्या होता है, पहले परासरण देख लेते हैं। परासरण का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है, तो उससे अगर कोई द्रव रिस्क का मतलब कि उससे बाहर रिसाव होकर उसके पार चला जाए तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं परासरण। परासरण, उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण किसे कहते हैं? परासरण का मतलब एक अर्ध पारगम्य झिल्ली से सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन से अगर कोई द्रव रिसाव करके उस पार चला जा रहा है तो उसे कहते हैं परासरण। जैसे मैं आपको दिखा दूं, ये मैंने मान लिया कि ये एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है। ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली है। इसको अंग्रेजी में लिखेंगे सेमी प्रीमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन कहेंगे। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? अभी भी बताया कि इसे कहेंगे अर्ध पारगम्य झिल्ली। एक मिनट माफ कीजिएगा, ये चलता रहता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली आप लोग लिखिएगा, देखिएगा तो मैं गलत लिखता रहता हूँ, ये मेरी थोड़ी सी कमी है, तो मैं इसको सुधार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली, जब स्लो लिखता हूं तभी गलती होती है। अर्ध पारगम्य झिल्ली है। अब इससे यहाँ से जो द्रव है ये रिस कर कहाँ चला जाए? ये रिस कर रिसाव होकर इस पार चला आए, इस पार चला आए तो इसे कहते हैं परासरण। इसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं, ठीक है। अब ये जानते रहिए कि परासरण भी आपको समझ में आ जाएगा। परासरण समझ में आ गया, आपको जिगजैग मोशन समझ में आ गया, ब्राउनी गति समझ में आ गया। आपको मैं विसरण भी बता दूं। विसरण जानते हैं कि दो समान विलयन का क्या हो, जब मिश्रण किया जाता है, दो समान विलयन का मिश्रण जब स्वतः ही हो जाता है, दो समान विलयन का मिश्रण जब स्वतः ही हो जाए तो उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? उसी को हम लोग कहते हैं विसरण। जब दो विलयनों का, जैसे कि मैं आपको बता दूं, पानी है, पानी के साथ आप चीनी का घोल बनाइए, पानी के साथ आप चीनी का घोल बनाइए तो पानी में चीनी घुल जाता है। पानी में चीनी क्या होता है? घुल जाता है। पानी और नमक का घोल बनाइए, पानी प्लस नमक का घोल बनाइए, तब भी देखेंगे आप ये घुल जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं विसरण। मतलब कि उसके अंदर जाके घूमने फिरने लगना और पता नहीं चलना उनके कणों का पता नहीं चलेगा, तो उसी को हम लोग विसरण कहेंगे। परासरण जो पारगम्य झिल्ली होती है उससे रिसाव कर देना। ब्राउनी गति उन्हीं कणों, उन्हीं द्रव हो चाहे फिर गैस हो, उनके आपस में टकराकर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में भागने की गति को जिगजैग मोशन या ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। संपीड्यता क्या होती है? संपीड्यता की बात कर लें तो संपीड्य होना मतलब किसी चीज को दबा कर छोटा कर देना। जैसे गुब्बारा फूला हुआ है, जैसे मैं कहूं कि गुब्बारा फुलाया गया, वो फूल गया,
गुब्बारा फूल गया, लेकिन उसे दबाकर हम उसका आकार बदल दें, संपीड्य कर दें उसको दबाकर उसका आकार बदल दें। लोहा होता है, लोहे को पीट कर संपीड्य करके पीट कर चपटा करके चद्दर बना देते हैं, तो संपीड्य कर देते हैं उसको हम लोग, दबाव डालकर उसे उसके आकार को परिवर्तित कर देते हैं, वही संपीड्यता होती है। अब इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। मैंने तो पूरी क्लास ले ली इस पर भाई, इस पर पूरी क्लास ले ली। अगर आपको अब भूल जाए तो समझिए आपको फिर से देखने की जरूरत है। चले पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दबाव बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है, और ये गुरुत्वीय त्वरण पर कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है भाई? गुरुत्वाकर्षण बल पर कार्य करता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो जब लगता है आपके शरीर पर, तो हम लोग पृथ्वी पर खड़े क्यों हैं? किसके कारण खड़े हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि ये पृथ्वी घूम रही है, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल हमें नीचे की तरफ खींचे हुए है उसकी वजह से हम लोग खड़े हुए हैं। नहीं तो यहाँ जो पृथ्वी है इतनी स्पीड से घूम रही है कि हम लोग इस पर टिक ही नहीं पाते। कैसे टिकते? अब झूले पर आपको खड़ा कर दिया जाए, आप टिकते हैं वहां पर? नहीं टिक पाते हैं। तो वो जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, उसकी वजह से हम लोग खड़े रहते हैं। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, वायुमंडलीय दाब जो होता है, अब वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। चलिए, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता जाता है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने से सांस फूलने लगती है। ज्यादा ऊंचाई पर मान लीजिए कि ये पहाड़ है, इस पहाड़ पर आप चढ़ गए, ठीक है, ये मान लीजिए एक पहाड़ है और पहाड़ पर आप चढ़ रहे हैं। चढ़ते चढ़ते आपको हांफा आने लगता है, सांस फूलने लगती है, घुटन सी महसूस होने लगती है। क्यों? क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो कम लगता है, वायुमंडलीय दाब कम लगता है, इसीलिए वहां पर हवा पतली मिलती है और ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाती है और हम उसे खींच कर अंदर नहीं ले जा पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई ऊपर जाने पर आपने अपना ऑक्सीजन मास्क लेके जाया कीजिए, ऑक्सीजन मास्क लेके जाइए और साथ में आप पूरा बेल्ट लगाकर जाइए, जो वो होता है सेफ्टी होता है, सेफ्टी लगाकर ऊपर जाइए। इसीलिए वहां पर आपको अकेले नहीं भेजा जाता है। कहीं भी आप गलती से गए, घुटन की वजह से आप बेहोश हो गए, आपकी नसें फट गई, तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? ब्रेन हेमरेज की समस्या हो जाती है। अगर आप दौड़कर हांफने लगे तो खून बाहर आ जाएगा आपके शरीर से, क्योंकि बाहर का तापमान, बाहर का जो वायुमंडलीय दाब होता है ना वो कम हो जाएगा और आपके शरीर के अंदर जो चल रहा है वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, जब वो ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा आप समझ ही रहे हैं। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइएगा। एक मिनट, कुछ देखो ऊपर पंखो चलता, ऊपर पंखो चलते ये पंखो तो नहीं बंद कर, अरे देखा चला चालू हुई, बंद करा तो अपना वाला तो नहीं बंद कर लिया। चलिए, हाँ, तो क्या बता रहा था ना कि दबाव जो होता है ना हमारे शरीर का, जो हमारा जो हृदय है वो पंप करता है। जब हम प्रेशर में आते हैं तो हृदय और तेजी से पंप करता है ब्लड को। लेकिन जब वही बात आती है कि अगर आप ऊपर चले गए, वायुमंडलीय दाब कम पड़ गया, वायुमंडलीय दाब कम पड़ गया तो आपका जो ब्लड है वो तेजी से ही पंप कर रहा है, पंप करेगा तो उसको जब रोक नहीं पाएगा वायुमंडलीय दाब, तो वो जब कोई कमजोर रहता है तो धक्का मार के उसको आगे बढ़ जाता है। तो उसी तरह से हमारे मुंह से भी क्या आ जाता है, हमारी नाक से भी ब्लड आ जाता है, तो वायुमंडलीय दाब कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल वहां पे क्या होता है, कम हो जाता है। तो मैं अब आपको बताऊं कि ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है। मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी से आप ऊपर जाइए या नीचे जाइए, ऊपर जाइए या नीचे जाइए, तो ये जो जी होता है, स्मॉल जी, इसका मान ऊपर जाइए या नीचे जाइए हमेशा इसका मान घटता है।
इसका मान क्या होता है, ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए, इसका मान घटता है। इसका मान पृथ्वी की तल पर सबसे अधिक होता है, पृथ्वी की तली पर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक कहां पर होता है भाई, तो पृथ्वी के तल पर होता है, ठीक है, सबसे अधिक होता है। अब इसी के साथ वायुमंडलीय दाब भी कार्य करता है। वायुमंडलीय दाब भी इसी के साथ कार्य करता है। तो जब वायुमंडलीय दाब भी इसी के साथ कार्य करता है तो इसी के सापेक्ष काम करेगा, तो भाई यही कार्य तो वो भी करेगा, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। वायुमंडलीय दाब भी घटता है ऊपर जाने पर नीचे जाने पर। जब ऊपर नीचे जाने पर वायुमंडलीय दाब भी घटेगा तो सीधे सीधे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु दाब या वायु दबाव, वही वायुमंडलीय दाब जिसे कहा जा रहा है, वायुमंडलीय दाब जो होता है वो घटता है। वो क्या होता है, वो घटता है। बस इतना जान जाइए कि क्या होता है भाई, घट जाता है, ठीक है। बढ़ता कब है, जब आप ऊपर से पृथ्वी तल पर आएंगे, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, बढ़ता है। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, और यहाँ पूछा जा रहा है पहाड़ों पर चढ़ते समय, पहाड़ों पर चढ़ते समय का मतलब आप पृथ्वी से ऊंचाई पर जा रहे हैं, ऊंचाई पर जाएंगे तो इसीलिए देखते होंगे कि वहां पर जो खाना होता है वह देरी से पकता है। पहाड़ों पर खाना पकाने के लिए हमें क्या होता है, ज्यादा समय लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब वहां पर कम लगता है, तो वो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हमें ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है उसको। इसलिए कहा जाता है कुकर लेकर जाए, कुकर में प्रेशर दाब बना रहता है, जब बना रहता है तो टाइम पे हो जाता है। तो ये अगर सारी चीजें आपने थोड़ा सा भी साइंस पढ़ा होगा आपको जल्दी समझ में आएगा, नहीं पढ़ा होगा तो मेरे हिसाब से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। प्रेशर कुकर में आप पहाड़ पर चढ़ रहे हो तो घुटन तो होगी ही, वायुमंडलीय दाब जो होगा, हवा ऊपर जाने पर हवा पतली होती है, ऊपर जाने पर हवा क्या होती है, पतली होती है, इसीलिए हमें घुटन सी महसूस होती है। और वायुदाब क्या होता है, घटता है। वायुदाब क्या हो जाएगा, ऊपर जितने जाओगे वायुदाब में क्या आएगी, वायुदाब में कमी आएगी, ठीक है। इतना समझ जाइए बस, वायुदाब में कमी आ गई। और इस तरह से गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है, गुरुत्वाकर्षण जी जो होता है ना, ये भी इसी के सापेक्ष कार्य करता है। जितना ऊपर जाओगे उतने मान घटता जाता है इसका, जितना नीचे जाओगे पृथ्वी के उतना ही इसका भी मान घटता है। दोनों का मान यही होता है, ठीक है, दोनों का मान सापेक्ष होता है ऊपर जाने पर। चलिए दोनों का मान समझ गए आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जल वाष्प की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है, जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाता है। ये प्रश्न तो दिया गया था भाई, ये अच्छा वह प्रक्रिया पूछा है। देखिए अब वही मैं कह रहा हूं ना, कि देख रहे हो ना विनोद, मैंने क्यों कहा, मैंने इसीलिए कहा कि उसने शब्दों को बदला है, बस उसने शब्दों को बदलकर आपको उलझाने का प्रयास किया है। ये प्रश्न भी मैं बता चुका हूं, इस प्रश्न का जो मतलब होता है वो सारे तरीके से मैं बता चुका था। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब सीधे सीधे ये कह रहा है कि आप अगर जानते होंगे कि वर्षा क्यों होती है, आप इतना अगर जानते होंगे कि वर्षा क्यों होती है, तो वर्षा कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होती है, वर्षा क्यों होती है, तो वर्षा क्यों होती है, अगर ये भी जानते हैं तो इसी प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है इसका, इसी प्रश्न में आंसर छिपा हुआ है। अब ये भी आप जानते हैं कि जो जलवाष्प है यानी कि वायु है, वायु जो होती है वो बर्फ में कब बदल जाती है, वायु जो है यानी कि गैस, चलिए मैं सीधा सीधा लिख दूं, गैस जो है वो बर्फ कब बनती है, गैस जो है वो बर्फ कब बन जाती है, ये भी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसी प्रश्न का आंसर ये भी इसी ऑप्शन में मिल जाएगा। तो सारी चीजें इसने क्या कहा, वायु जल वाष्प या फिर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाता है। अरे भाई मैंने अभी ओसांक बताया था आपको ना, ओसांक मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ओसांक किसके कारण होता है ये भी बताया था, तो ओसांक भी इसी में है कि अगर वायु से या गैस से आपको ओसांक प्राप्त करना है तो कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है, एक क्रिया होती है संघनन की, एक क्रिया होती है कंडेंसेशन की, आपने सुना होगा। कंडेंसेशन जो है यानी कि संघनन की जो क्रिया है, संघनन की क्रिया का मतलब ये है कि संघनित होना, क्या होना भाई, संघनित होना, संघनित होना, संघनित होना। अगर आप जानते हैं कि ये जो वायु के कण दूर दूर हैं, वायु के कण जो दूर दूर हैं वो नजदीक आने लगते हैं, नजदीक अगर एक दूसरे से
क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से चिपकने लगते हैं। और एक दूसरे से जब चिपकने लगते हैं तो बताइए वायु में क्या है, वायु में O मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन मिलेगा और प्लस H2 मिलेगा। ऑक्सीजन मिलेगा और क्या मिलेगा, H2 मिलेगा। दोनों हवाओं में मिलता है। अब जब दोनों हवाओं में ही रहते हैं, दोनों गैसें हवाएं में ही रहती हैं, हवा में ही रहती हैं, तो अब बताओ जब दोनों मिलते हैं तो दोनों H2 मिलकर H2O बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, दोनों मिलकर H2O बना लेंगे। दोनों मिलकर जब H2O बना लेते हैं, H2 क्या हो जाता है, पानी हो जाता है। पानी हो जाने का मतलब वही होता है जल की बूंद बन जाएगा। जल की बूंद बन जाएगा इसका मतलब संघनित हो गया, यानी कि दोनों एक दूसरे से मिल गए। एक दूसरे से मिलना यानी संघनित होना, संपीड्य होना। अब जब एक दूसरे से संघनित हो जाएंगे, संघनित होने से ही संघनन की क्रिया के द्वारा ही वर्षा होती है। संघनन की क्रिया के द्वारा ही ओसांक यानी कि ओस पड़ती है। यार जब वो ठंडी हो जाती हैं, दोनों मिलकर ठंडी का कार्य करती है। ओसांक तो आपको ये पता चला कि ये जो संघनन की क्रिया होने पर, ठंड पड़ने पर वो जो कण है वायु के, वो क्या होते हैं, संघनित होकर ओस की बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस अंक पर, जिस पॉइंट पर ये ओस की बूंदों में परिवर्तित होते हैं उसे ओसांक कहा जाता है। मैंने ये बताया है। और साथ ही साथ संघनन की ही क्रिया सब में हो रही है। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि वर्षा हो रही है तब भी संघनन की क्रिया होगी। अब गैस से बर्फ बन रही है तब भी संघनन की ही क्रिया होती है। वायु से अगर पानी बन रहा है तब भी संघनन की ही क्रिया होती है। आप देखे होंगे, देखिए मैं बताऊंगा आपको। तो आप पानी को उबलते हुए आपने देखा होगा, आप पानी उबाले होंगे, चाय बनाए होंगे, चावल बनाए होंगे। जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं वो इसको जरूर देखे होंगे। आप देखते हैं जब बनाते हैं तो इसमें पानी है पार्ट में। अब इसको आपने गर्म किया, इसको आपने क्या किया, गर्म किया। भाप बन के उड़ता है कि नहीं उड़ता है। जब ये भाप बन के उड़ता है, भाप बन के उड़ते समय आपने देखा, इसके ऊपर जब आप एक प्लेट रख देते हैं तो प्लेट से वो जाके टकराता है, प्लेट से टकराता है, उसके बाद वही भाप ठंडा होता है, संघनित होता है। संघनित होकर देखेंगे पानी के रूप में वो फिर वापस से टपकने लगता है। तो वो होता है संघनन की क्रिया। उसी क्रिया को क्या कहते हैं, उसी क्रिया को हम लोग कहते हैं संघनन की क्रिया। अब इस प्रश्न का आंसर आपको मिल गया होगा कि संघनन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं भाई, संघनन कहते हैं। विसरण अभी मैंने बताया आपको कि दो विलयनों का, दो तत्वों का आपस में मिश्रण करना क्या कहलाता है, ये विलयन होगा भाई। विलयन को आपस में मिलाने से क्या हो जाता है, विसरण की क्रिया होती है। वाष्पीकरण क्या होगा, वाष्पीकरण मैं आपको बता दूं तो वाष्पीकरण का मतलब यही होता है बर्फ का वाष्प में बदलना, पानी का वाष्प में बदलना। पानी का क्या बनना, भाप बन जाना। पानी का क्या बन जाना, भाप बन जाना। पानी का भाप बन जाना, ये क्रिया क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाती है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं तो भाप निकलती है, तो उसी क्रिया को क्या कहते हैं, उसी क्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है। ऊर्ध्वपातन की क्रिया, ऊर्ध्वपातन की क्रिया बता दूं तो किसी चीज को आप हीट कीजिए, किसी चीज को आप जलाइए या गर्म कीजिए तो उसका जानते हैं वो गैस, वो ठोस है, ठोस में से वो पहले तरल में बदलना चाहिए। वो किस में बदलना चाहिए, तरल में बदलना चाहिए। कोई भी पदार्थ होता है तो सबसे पहले ठोस को आप अगर गर्म कर रहे हैं तो तरल में बदलता है, तरल में बदलने के बाद वो गैस की अवस्था में जाता है। किस अवस्था में जाता है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, चलिए थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं। अब देखिए इसमें मैं कहूं तो एक चीज होती है ठोस, ठोस से गर्म करेंगे तो वो तरल बन जाएगी। कैसी बन जाएगी, तरल बन जाएगी, यानी कि द्रव जिसे कहते हैं आप, द्रव में बदल जाएगी। अब इसके बाद इसको बदलेंगे तो ये गैस में बदल जाएगी। ठीक है, गैस में बदल जाएगी। ये तीन क्रियाएं होती हैं, लेकिन इन तीन क्रियाओं में से एक क्रिया ऐसी होती है कि ये डायरेक्ट, अगर इसको हम गर्म करें तो या जलाएं तो ये डायरेक्ट गैस में बदल जाती है। जब ये डायरेक्ट गैस में बदल जाती है, तरल में नहीं बदलती है, तो इसी क्रिया को सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, ऊर्ध्व, देखिए ऊर्ध्व में, हाँ, इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। ठीक है। जैसे कपूर को आप जलाइए तो वो पिघलता नहीं है, कपूर को आप जलाएंगे तो वो पिघलता नहीं है। कपूर को आप जलाइए वो डायरेक्ट क्या बन जाता है, धुआं बन जाता है, गैस बन जाता है। ठोस है, डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहते हैं। लेकिन इसे क्या कहते हैं, अगर ठोस से तरल में हुआ तो ठोस से तरल में पड़ रहा है तो क्या कहते हैं,
द्रवित होना कहते हैं, ठीक है, लिक्विड। और इसके बाद क्या होता है, गैस अवस्था में चला जाता है। लेकिन यहां से जब तरल में आता है तो क्या कहते हैं भाई, यहां से तरल से जब गैस में जाता है इसे वाष्पीकरण कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, वाष्पीकरण की क्रिया कहेंगे, देख लो, इसे वाष्पीकरण। अब गैस से तरल में बदलना संघनन की क्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, संघनन की क्रिया कहेंगे, ठीक है। और तरल से भी ठोस बनना, तरल से भी ठोस बनने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, इसको भी कहते हैं क्या, इसको भी कहते हैं संघनन। तरल से भी ठोस बन जाए तो इसे भी और क्या कहते हैं, संघनन कहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई और शब्द बचा हो उस शब्द को आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से सरल शब्दों में समझा दूंगा। ठीक, चलिए, इस प्रश्न का आंसर आपको समझ में आ गया है, क्या है, संघनन। चलिए, तो इस सीरीज में, इस पीडीएफ में सिर्फ इतने ही क्वेश्चन थे जो कि आपसे छूट गए थे, तो मैंने आपको इसके करा दिया। लेकिन अभी आपके लिए कुछ और प्रश्न बचे थे जो उस वाले पीडीएफ में बच गए थे, अभी कल वाले पीडीएफ में, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ये लाइट का इश्यू चल रहा है, जिसकी वजह से क्लास लेने के समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसमें मैंने एक प्रश्न छोड़ा था आपको बीच में। अच्छा, यही था क्या, सोसाइटी? नहीं, ये तो सीवी रमन जी है, 5वां वाला क्वेश्चन था ना, हाँ यही। चलिए, इस प्रश्न में भी आपको व्याख्या की जरूरत थी। ये प्रश्न मैंने आपके लिए छोड़ा था कि आप लोग इसका होमवर्क करके आएंगे। तो कितने लोग थे जिन्होंने इसका होमवर्क किया, बताइए। कितने लोग ईमानदारी से बताइएगा कि ये प्रश्न किसी को समझ में आया था, क्योंकि ये प्रश्न आपके होमवर्क लायक था, इसीलिए मैंने छोड़ा था कि कौन सा रासायनिक यौगिक ब्लू विट्रियोल के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कीटनाशक, रंगबंधक और एक कवकनाशी के रूप में किया जाता है। चलिए जरा बताइए तो। हाँ, ऑप्शन में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई मसला नहीं, कोई समस्या नहीं आपके लिए। आप बताइए और मैं आपको उस आंसर का कार्य करता हूं। चलिए, तो आपने सुना होगा एक शब्द होगा नीला थोथा। आपने सुना होगा नीला थोथा, सुना होगा। आपने तूतिया सुना होगा। आपने क्या सुना होगा भाई, तूतिया सुना होगा, ठीक है। आपने सुना होगा इन चीजों को। क्यूप्रिक, क्यूप्रिक सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट आपने सुना होगा, ये भी सुना होगा, ठीक है। ये भी आपने सुना होगा। आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट, आपने सुना होगा कॉपर सल्फेट, ठीक है। अगर इन चीजों का नाम आपने सुना है तो ये वही पदार्थ है या वही रासायनिक यौगिक है जिसे आप लोग ब्लू विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ब्लू मतलब नीला, विट्रियोल मतलब थोथा। आप समझ गए होंगे अब कि उसी का हिंदी रूप में मैंने लिख दिया है, उसी को उसने वहां अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बस और कुछ नहीं है। ऑप्शन आपको मिल गया होगा। और इसी को तूतिया भी कहते हैं, इसी को क्यूप्रस सल्फेट भी कहते हैं, क्यूप्रस सल्फेट भी कहते हैं, क्यूप्रिक एसिड भी इसी को, क्यूप्रिक सल्फेट भी इसी को कहते हैं। और यही है जिससे कीटनाशक बनाया जाता है, रंग बंधक बनाया जाता है या कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो किस ऑप्शन में है भाई, CuSO4 कहां पर है, तो वो देखिए ऑप्शन नंबर 4 में आपके लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में लगा हुआ है। तो अगर आपने इसे जान लिया तो एक और शब्द मैं लिख के दे रहा हूं आपको, जरा इसको बताइएगा कि KMN, एक मिनट थोड़ा सा चांस चाहेंगे, थोड़ा सा माफी चाहेंगे इसमें, ठीक है। लीजिए KMNO4, इसको अंग्रेजी में इसका जो रासायनिक नाम है वो क्या है भाई, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, मैग्नेट। जरा इसे बताइएगा कि इसे किस रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग, इसके प्रयोग को बताना है, ठीक है। इसके प्रयोग को आप कमेंट करके बताइएगा कि कहां पर प्रयोग किया जाता है, किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जरा ये आप बताइएगा किस रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो सामान्य नाम है उस नाम को बता दीजिएगा। और मैं, अगर आपके पास दिमाग होगा तो मैंने आंसर भी दे दिया है, इसी में मैंने आंसर भी दे दिया है। लेकिन अब आपसे ये मेरी
अपेक्षा रहेगी कि आप इसका रासायनिक नाम तो मैंने बता दिया, सूत्र भी बता दिया है, बस प्रयोग आप बता दीजिए और सामान्य नाम जो आपके लिए ये प्रयोग किया जाता है वो बता दीजिएगा। ये मैंने आपसे पूछा है और इसका मैंने आंसर आपको कर दिया। चलिए एक और प्रश्न शायद बचा हुआ था, उसको भी हल कर लेते हैं। तब तक आप इसे देख लीजिएगा कि ये क्या था भाई उसके बारे में। चलिए हो गया, एक और बताना है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए उपयोग में आता है। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चलिए बताइएगा। देखिए फिर से वही समस्या आ गई है जो टेक्नीशियन में बोला था कि भाई थोड़ी सी समस्या आ रही है इस समय, तो वो समस्या आ रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। जो बीप है उस बीप को इग्नोर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थोड़ा सा समय और लेंगे आपका। तो ये प्रश्न बताइएगा। तो ये मैं बता दूं, पिक्नोमीटर होता है। क्या होता है भाई? पिक्नोमीटर होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिक्नोमीटर हो जाएगा ना। हाँ, पिक्नोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पिक्नोमीटर हो जाएगा। जो पिक्नोमीटर क्या करता है भाई? द्रवों का घनत्व मापने में काम आता है। द्रवों का घनत्व मापने के काम आता है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद ये जो बेवामीटर है, यूडियोमीटर है। एनीमोमीटर मैंने बताया था वायु का वेग मापने के काम में आता है, वायु का वेग मापने के काम आता है। ठीक है, और ये दोनों अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज के लिए इतने ही प्रश्न आप लोगों के लिए थे। अब कोई समस्या आपको नहीं है, इसका कमेंट करके बताइएगा कि बेवामीटर क्या होता है, यूडियोमीटर क्या होता है। दो चीजें ये, और वो जो मैंने अभी पोटेशियम परमैंगनेट बताया है उसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तभी ये लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं, उसका आंसर जब मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। बाकी जो चीजें होंगी उसे मैं अगले दिन अगले एपिसोड में लेकर आऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलिए दोस्त, आज के लिए विदा चाहेंगे। जय हिंद।